नमस्कार दोस्तों, मैं अंशराज सैनी आपका अभ्यास एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, जो कि मनोविज्ञान का एक अच्छा टॉपिक है और जिसका नाम है समायोजन। अब देखिए दोस्तों, आपने एडजस्टमेंट समायोजन टॉपिक काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन आपने उसमें कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी जिनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। तो देखिए, समायोजन का मतलब क्या होता है। अब अपन बात करते हैं जब समायोजन टॉपिक को समझने के लिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि एक व्यक्ति होता है। अब ये व्यक्ति कहाँ चल रहा है? घर परिवार में चल रहा है, और पीछे कौन चल रही है? इसकी पत्नी। अब इस व्यक्ति के हाथ में क्या साहब? ये एक थैला है, और ये कौन है? एक छोटा बच्चा है जो इसकी उंगली पकड़ के चल रहा है। ऐसे ही इस महिला के पीछे एक गुड़िया, एक गुड़िया और। तो ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? एक परिवार है। अब ये तो इस व्यक्ति का क्या वर्तमान रूप है, लेकिन जब बात करते हैं अपन पूर्व रूप की, कौन से रूप की? पूर्व रूप की। अब पूर्व रूप का मतलब क्या हो गया कि ये जो व्यक्ति है कुछ समय पहले कैसा था? एक युवा। जो युवा कहाँ जाता था भाई? किताब कॉपी लेके पढ़ाई के लिए जाता था ना, कॉलेज या स्कूल में। तो देखिए, धीरे धीरे ये व्यक्ति कुछ सालों बाद में इसकी क्या हो गई? शादी। शादी के बाद में ये कहाँ एडजस्ट हो गया? घर परिवार में। तो यही रूप क्या कहलाता है दोस्तों? समायोजन। यानी किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति का ढल जाना ही क्या कहलाता है? समायोजन। अब अपन बात करते हैं दूसरी। आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे मान लीजिए ये एक हाथी है। क्या है ये? हाथी। हाथी के नाम से घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि हाथी कैसा होता है? मदमस्त। हाथी का नाम जब भी आता है क्या बोलते हैं अपन? कि मदमस्त हाथी। मदमस्त का मतलब क्या होता है? मस्ती वाला। यानी ये जंगल में अपने हिसाब से चलता है, जंगल में इसका कानून चलता है। लेकिन जब इसी हाथी को जब इसी हाथी को क्या बना लिया जाता है भाई? पालतू। इस हाथी को क्या बना लिया जाए? पालतू। और जैसे इसको पालतू बना लेंगे, उसके बाद में इसकी हालत क्या होती है? स्थिति क्या होती है दोस्तों? कि इस हाथी को लोग शादी ब्याह में यूज करने लग जाते हैं। कहां पर? शादी ब्याह में। आपने देखा होगा, आप बहुत सी शादी बारात में गए होंगे, तो जयपुर के आमेर से लोगों के पास में हाथी आते हैं, और वो हाथी जैसे घोड़ी सजी होती है वैसे सजे हुए होते हैं। उनके आगे क्या बजते रहते हैं भाई? आगे बैंड बाजा वाला चलता रहता है, और आराम से हाथी, कोई चमक कोई धमक कुछ भी नहीं। और कई बार तो आपने देखा होगा कि इनके आगे लोग बाग बड़े बड़े बम छुड़ाते रहते हैं, तो भी ये हाथी उनकी आवाज से चमकते नहीं है। तो ये ना चमकना यानी हाथी का हाथी का सरल होना। सरल होना। बैंडबाजों को बैंडबाजों को बैंडबाजों को नजरअंदाज करना। ठीक है। पटाखों से पटाखों से नहीं डरना। नहीं डरना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? भीड़ में चलना। भीड़ में चलना। और लास्ट एंड फाइनल बात क्या होती है? व्यक्ति या दूल्हे को ऊपर बिठाना। व्यक्ति को पीठ पर बिठाना। किस पर? पीठ पर बैठाना। तो ये तमाम चीजें क्या करती है दोस्तों? ये समायोजन या एडजस्टमेंट का रूप
बताती है कि किस प्रकार समायोजित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं शादी से पूर्व वो अमीर घर में रहते हैं या गरीब घर में रहते हैं, तो वो जैसे ही नए घर में एडजस्ट होने के लिए जाते हैं तो वहां की परिस्थितियों से धीरे 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 करके वो ढल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि 90% जो लड़की लोग होते हैं वो एडजस्टमेंट पावर ज्यादा रखते हैं, क्योंकि आपको पता है उनकी जब भी शादी होती है शादी ब्याह के बाद में उनको एक नए घर में जाना पड़ता है। तो अपन एडजस्ट का ये रूप मान सकते हैं। और जो व्यक्ति समायोजित होना जानता है, क्या होना जानता है? समायोजित। समायोजित होना जानता है वही व्यक्ति इस दुनिया में आगे बढ़ता है, क्योंकि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को घर परिवार मोह छोड़ना पड़ता है और इसके लिए उसको बाहर भी निकलना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है और अलग अलग तरह की परिस्थितियां सुख सुविधा को छोड़ना पड़ता है, तो व्यक्ति समायोजित हो सकता है। तो दुनिया में बाहर निकलना पड़ेगा, किसके लिए? समायोजित होने के लिए। और आप बाहर निकलोगे तभी समायोजित होगे और आगे बढ़ोगे। अब जब अपन इस समायोजन टॉपिक की अपने मनोविज्ञान के अंतर्गत बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि समायोजन की कुछ युक्तियां होती है, यानी कई लोग होते हैं जो समायोजित नहीं हो पाते हैं। भाई अगर समायोजित नहीं हो पाएगा तो इसके भी कारण होते हैं, और अगर वो समायोजित करना चाहते हैं अपन उसको किस प्रकार उसको अपन मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा समायोजित करें, तो इसी के अंतर्गत मैं आपको कुछ विधियां बता रहा हूं। तो अपन क्या लिखेंगे? समायोजन की प्रमुख विधियां। समायोजन की समायोजन की विधियां। भाई आप लोगों ने मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि एक विधि होती है व्यक्ति। भाई समायोजन है क्या? सबसे पहली चीज मैं यही बता दूं आपको कि एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को मानसिक मानसिक व शारीरिक मानसिक व शारीरिक रूप से ढल जाना, यही चीज क्या कहलाती है? समायोजन। अब अपन समायोजन के लिए मनोविज्ञान के द्वारा कौन सी विधियों का उपयोग करें जिससे अपन एडजस्ट हो सके? तो अब देखिए आप, नंबर एक विधि जिसको अपन क्या बोलते हैं? आरोपण। क्या बोलते हैं? आरोपण। अब मान लीजिए आप आरोपण विधि क्या है भाई? आरोपण विधि यह है कि जैसे मान लीजिए ये एक हाथी है। अब इस हाथी से ये व्यक्ति क्या हुआ? महावत है। ये कौन है? महावत। अब ये व्यक्ति हाथी से नीचे गिर गया। क्या हुआ? कहां से नीचे गिर गया? ये हाथी से गिरना, यानी ये व्यक्ति क्या हुआ? नीचे गिर गया। अब गिरने के बाद में ये आदमी क्या कह रहा भाई कि ये हाथी क्या है? हाथी के लिए कह रहा कि ये मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है। जबकि गिरा कौन? व्यक्ति गिरा ना भाई। गिरा कौन? व्यक्ति गिरा। तो मूर्ख कौन है? व्यक्ति है। इसकी गलती से गिरा या हाथी की गलती से नहीं गिरा? तो आरोपण का मतलब ये होता है कि अपनी गलती। आरोपण का अर्थ क्या भाई? आरोपण का अर्थ है अपनी गलती को गलती को दूसरों पर थोपना। दूसरों पर थोपना। ये स्टूडेंट जीवन में भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार क्या होता है कि
आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप लोग क्या बोलते हो, पेपर कठिन था, परीक्षा लेट हुई थी, या हमने जो पढ़ा उसमें से नहीं आया था। तो ये चीजें भी किस में आती है, आरोपण में आती है। यानी आप भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग को संतुलित करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए दूसरों पे आरोप लगा के उसको तसल्ली प्रदान करते हो। तो इसी आरोपण के अंतर्गत अपन एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। अब देखिए आप, एक तो अपन ने लिया था हाथी का, जिसमें हाथी से व्यक्ति गिर गया था। अब वो हाथी को मूर्ख बता रहा था, जबकि गलती किसकी थी, व्यक्ति की थी। तो उसने किस पे आरोप लगाया, हाथी पे आरोप लगाया। अब दूसरे पिक्चर में क्या होता भाई, ये एक क्रिकेट का मैदान है और इस क्रिकेट के मैदान में एक बॉलर ने क्या करा, तेज गेंद डाली। भाई ऐसे बॉलिंग होती है ना, तो इसने जैसे ही तेज बॉल डाली, अब ये सामने जो बैट्समैन है इसके हाथ में क्या है भाई, आपको पता ही है बैट्समैन है तो क्या हाथ में रहेगा, बैट। अब जैसे इसने बॉल डाली, ये बॉल इस इसका क्या लेके चली गई, ये बॉल इस व्यक्ति का सीधा स्टम्प है, उसको इसने क्या करा, स्टम्प को गिरा दिया और ये बॉल आगे निकल गई। अब ये क्या करेगा, अब ये किस पे आरोप लगाएगा भाई, बताइए। इसका आरोप रहेगा या तो पिच पर, पिच खराब है, उछाल मार रहा है, ठीक है। तो इसने आरोप किस पर लगा दिया, पिच पर। जबकि गलती क्या है कि इसको खेलना नहीं आ रहा या उस समय ये परफेक्ट पोजीशन में नहीं था। तो इसी प्रकार कई लोग कई प्रकार से आरोप लगाकर अपने दिमाग को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। तो ये आरोपण समायोजन की एक बहुत बड़ी युक्ति के रूप में आती है। अब अपन चलते हैं आगे और अब लेंगे अपन नंबर दूसरी, प्रत्यावर्तन। इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन, देखो प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। देखो इसको सबसे पहले अपन समझने के लिए केवल चित्रों का अध्ययन करेंगे और चित्रों से अपन को पता लग जाएगा कि प्रत्यावर्तन का रूप क्या है। प्रत्यावर्तन का मतलब अगर अपन देखें तो एक ये भी हो सकता है कि मान लीजिए ये एक ग्रामीण आदमी है और ये व्यक्ति कहाँ जाकर आया, मेले में। और इसके बाद में ये व्यक्ति मेले से क्या लेके आया, जिसको मारवाड़ी में क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में तो इसको विसिल बोलते हैं, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं इसको, पुपाड़ी। अब ये क्या, इसको बजा रहा है और बजाने के साथ में इसमें से किसका रूप दिख रहा है, बच्चे का रूप। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो टोपी भी पहन लेते हैं, कई लोग होते हैं जो बिल्कुल अ, जो खिलौने होते हैं उनको भी सिर पे रख लेते हैं, छोटे छोटे सामान होते हैं उनको रख लेते हैं। कई लोग होते हैं जो डमरू को लेके घूमते रहते हैं, बड़े बड़े लोग। तो जो अपनी एज छोटे बच्चों का जो काम होता है उसको वो बड़े कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है परिवर्तन या प्रत्यावर्तन का, जब व्यक्ति वर्तमान वर्तमान उम्र से वर्तमान उम्र से छोटे बच्चों के समान व्यवहार करने लगे, छोटे बच्चों के समान व्यवहार व्यवहार करने लगे।
तो उसे प्रत्यावर्तन का रूप माना जाता है। आप लोगों को प्रत्यावर्तन समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चित्र और बना देते हैं इसमें। अब मान लीजिए आप ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं। अब इनके साथ में मान लीजिए ये बुजुर्ग आदमी है। कौन है? बुजुर्ग आदमी। और इसने अपनी डंडी यहीं रख के ये भी इनके साथ में कंचे खेल रहा है। तो ये तो हो गया बच्चा और ये हो गया बुजुर्ग। तो इस बुजुर्ग का भी कौन सा रूप हो जाएगा? प्रत्यावर्तन का रूप। यानी कोई भी चीज है जिसमें व्यक्ति बच्चे के समान व्यवहार करने लग जाए तो उसे अपन किसका रूप मानते हैं? प्रत्यावर्तन का रूप। अब देखिए आप, इसी में अपन चलते हैं नंबर 3, क्षतिपूर्ति। भाई आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग होते हैं अपनी कमी को छुपाते हैं, जो भी उनमें समस्या होती है उसको छुपाते हैं। अब उनको छुपाने के लिए जो भी चीज करेगा एडजस्ट होने के लिए कर रहा हो, क्या कर रहा है कि ताकि वो समाज में समायोजित हो सके। तो उसी के अंतर्गत आपने देखा होगा क्षतिपूर्ति में क्या होता है। मान लीजिए मान लीजिए ये एक लड़की है और इस लड़की की हाइट कैसी है? कम है। अब ये लड़की अपनी कमजोरी से अपनी लंबाई को छिपाने के लिए क्या करेगी भाई? इसकी लंबाई क्या है? लंबाई कम है। अब ये लंबाई को छिपाने के लिए क्या करेगी? ये समायोजन। और इसका समायोजन कौन करेंगे? आप देखना इस चित्र में यही लड़की है वापस। अब इस लड़की ने समायोजित होने के लिए क्या कर लिया? ऊंचे हिल्स पहन लिए। क्या कर लिए? ऊंचे हिल्स, यानी हिल्स या सैंडल। अब इस लड़की ने क्या करा? समायोजित होने के लिए ऊंचे सैंडल पहन लिए, जिससे ये क्या लगने लगे? लंबी। भाई इसके दिमाग में क्या चीज थी कि इसकी लंबाई कम है, ये क्या चाहती थी? लंबी होना। तो आपको पता ही है कुदरत के तरीके से तो कोई लंबा हो नहीं सकता है। जो छोटा है, जिसकी उम्र बढ़ गई वो उतना ही रहेगा। 5 फीट हाइट है तो 5 फीट ही रहेगी भाई। लेकिन उसको एडजस्ट करने के लिए इसने युक्ति अपनाई, और वो युक्ति कौन सी थी? ऊंचे हिल्स पहनना। तो इससे क्या है कि इसकी लंबाई में कुछ फर्क दिखे, तो इसे भी क्षतिपूर्ति का रूप मानते हैं। और इसने क्या करा? समायोजित हो गई ये लड़की। तो इस प्रकार से अपन मान सकते हैं कि समायोजन होने के लिए। अब देखिए आप, क्षतिपूर्ति में एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। अब मान लीजिए आप, ये एक कुंवारा आदमी है। कैसा है? कुंवारा। ठीक है, कुंवारे का मतलब क्या होता है? जिसकी शादी नहीं हुई। तो अब मान लीजिए कि जो कुंवारा व्यक्ति है, अब इसको, इसके दिमाग में क्या है? कुसमायोजन है अभी, क्योंकि इसको समाज नहीं मिला ना भाई, परिवार नहीं मिला।
ठीक है, माँ बाप भाई बहन सारे सब चीज मिल गए, लेकिन इसको कौन नहीं मिली, इसकी पत्नी नहीं मिली। तो इसके दिमाग में क्या है, कुसमायोजन। अब ये क्या चाहता है भाई, ये चाहता है कि मैं समायोजित हूं। अब अगर इसकी शादी नहीं हो रही है और ये समायोजित होना चाह रहा है, तो इसको समय रहते कुछ न कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा दिमाग में। नहीं तो फिर इसका दिमाग कैसा हो जाएगा, या तो ये समाज से बहुत दूर चला जाएगा, या फिर समाज से बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये अपने समाज कुसमायोजन को रोकने के लिए, समायोजित होने के लिए कई चीजें करेगा, जिसके अंतर्गत अपन देख सकते हैं। या तो ये क्या करेगा, नंबर ए, चिड़िया पास में रखेगा, चिड़िया का पिंजरा रखेगा या चिड़िया रखेगा। मान लीजिए चिड़िया छोटी छोटी चिड़ियाओं को रखने लग जाएगा, यानी उसके दिमाग में जो प्यार है ना, वो वो प्यार किसमें चेंज हो जाएगा, चिड़िया में बदल जाएगा। या फिर वो प्यार किसमें बदल जाएगा, डोगी में बदल जाएगा। ये अपने पास में क्या रखने लग जाएगा, ये तो हो गई चिड़िया। ये क्या रखेगा, कुत्ता। अगर मान लो इसके पास में कुत्ता भी नहीं है, तो फिर ये क्या रखेगा भाई, एडजस्ट होने के लिए अपने प्रेम को ये वस्तुओं में देखने लग जाएगा। किसमें देखने लग जाएगा, वस्तुएं। अब देखिए आप, वस्तुएं कौन कौन सी होती है भाई, जिसमें ये एडजस्टमेंट देखने लग जाएगा। मान लीजिए ये इसकी छत है, इस छत पर ये ऊपर की तरफ खड़ा होके, देखिए आप, मौसम के अनुसार तो सभी पतंग उड़ाते हैं, लेकिन ये बिना मौसम में भी क्या करेगा, सही संक्रांति को अधिकतर पतंग उड़ाते हैं या रक्षाबंधन को पतंग उड़ती है। तो ये बिना मौसम, बिना बिना संक्रांति या रक्षाबंधन के पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ाना, ये जो अपना ये जो अपना कुसमायोजन का रूप है, उसको समायोजित करने के लिए ये क्या कर रहा है, बिना मौसम में भी पतंग उड़ा रहा है। या मान लीजिए कोई खेल खेल रहा है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, एडजस्टमेंट। और इसी एडजस्टमेंट को अपन क्या मानते हैं, कि समायोजन होने के लिए वो प्रयास कर रहा है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका, नंबर 4, दमन। देखो दमन का अर्थ क्या होता है, बुलाना। आपने काफी समय पहले पढ़ा होगा हिस्ट्री में, दमन का मतलब क्या होता है, कि मराठाओं ने दक्षिण में अंग्रेजों का दमन किया। तो दमन का मतलब क्या होता है, बुलाना भी होता है और दबाना। अब देखो मनोविज्ञान की भाषा में अपन दबाने का अर्थ, बुलाने का अर्थ थोड़ा डिफरेंट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि दमन करने का अर्थ दबाना नहीं होता है। अब देखिए किसको दमन करना है, किसको बुलाना है भाई, अपना मेन मुद्दा क्या चल रहा है, कुसमायोजन। कुसमायोजन, उसको अपन को क्या करना है, समायोजित। क्या करना है, समायोजित। भाई यही तो अपनी विधिया है, कि जो भी चीज एडजस्ट नहीं हो पा रही है, उसको अपने दिमाग और मस्तिष्क में एडजस्ट करना, या उसको उसके अनुकूल बनाना। तो दमन का अर्थ क्या होता है, बुलाना। तो दमन का अर्थ क्या होता है, दबाना। अब किसको दबाना और किसको बुलाना, ये सारी चीजें ही मैं आपको इस पिक्चर में बताऊंगा। अब मान लीजिए आप, ये व्यक्ति, बहुत सी चीजें हैं जो जीवन में घटित होती है। क्या होती है, घटित होने वाली घटनाएं।
जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, जैसे मान लीजिए पैसे 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 के लिए बस से उतारना। इसका ये मतलब नहीं है कि अपन अपने पास में पैसे नहीं थे और बस से उतार दिया। इसका मतलब ये होता है कि अपन मान लो पैसे घर पर भूल गए और आपको घर पर भूले पैसे, और जैसे बस में चढ़ गए वहां पैसे नहीं और आपको बस से उतार दिया। अब ये आपके जीवन में क्या होती है? एक बुरी घटना। क्या होती है? बुरी घटना। अब ये बुरी घटना आपके दिमाग में क्या है? एक जगह बना के रहती है। ऐसे ही मान लो कोई महिला है या लड़की है, उनके जीवन में भी कॉलेज जाती है, पढ़ने जाती है या कहीं पे भी जाते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनको वो याद नहीं रखना चाहते हैं, तो वो चीजें भी यहाँ इकट्ठी हो जाती है दिमाग के अंदर। तो ये जितनी भी बुरी चीजें हैं, बुरी घटनाएं हैं, बुरी बातें हैं, ये अपने दिमाग में या अपने मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक धब्बे की जैसे स्थिर हो जाती है। तो इनको किनको? इन चीजों को, इन बुरी घटनाओं को, इन बुरी बातों को, इन बुरी यादों को, या मान लो किसी लड़की का रिश्ता शादी के बाद टूटना, भाई ये भी अपने जीवन में बहुत बुरी घटना होती है। तलाक होता है। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो दिमाग में क्या करती है? आदमी को हमेशा अनएडजस्ट रखती है। कैसा रखती है? अनएडजस्ट, यानी कुसमायोजित। तो व्यक्ति समायोजित होने के लिए क्या करेगा भाई? अब ये भी पूरी घटना, तलाक, इसको भी व्यक्ति यहाँ पे रखता है। और भी जीवन में छोटी मोटी कोई लड़ाई होना, झगड़ा होना, परिवार में कलह, माता पिता में अनबन, या बहुत सी चीजें होती है जो व्यक्ति के दिमाग में एक डोट की तरह जमा रहती है। अब आप थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग स्थिर रख के इधर देखना कि जब ये चीजें दिमाग में स्थिर है तो आपका जो मन है वो एक रूप में तो कैसा है भाई? अचेतन है। जिसे अपन सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत ही मान रहे हैं, जो 90% माना जाता है। फिर 10% कैसा है भाई? चेतन है। कैसा है? चेतन है। और इन दोनों का जो मिक्स परसेंट होता है, जिसको अपन नगण्य के बराबर मानते हैं, वो क्या है? अर्ध चेतन है। क्या है? अर्ध चेतन। तो जीवन की जितनी भी बुरी बातें, बुरी घटनाएं, जब अपनी चेतना में आने की कोशिश करें, किसमें? इस चेतना में। अब मान लीजिए आप जब आप ये आपकी चेतना है। कौन है? चेतन मन वाला चेतना। ये आपकी चेतना और ये आपका अचेतन व्यवहार है। जब आपकी वो घटना, कौन सी घटना? मान लो तलाक की। कौन सी घटना? तलाक की। अब ये तलाक की घटना धीरे से आपकी मेमोरी से कहाँ आने लगे? यादों से डायरेक्ट आपके दिमाग पे असर करने लगे। ये तलाक अचेतन का मतलब क्या है? यहाँ पे दबी थी ये बात, याद नहीं आ रही थी आपको। पता, आप भी पढ़ाई करते हो, बहुत सी चीजें आप पढ़ने के बाद में आप भूल जाते हो, या आप उनको स्टोरेज में रख देते हो। जब एग्जाम होता है तब आपको वो चीजें वापस लर्न होती है। ऐसे ही बुरी घटनाएं, बुरी यादें होती है जो व्यक्ति के अचेतन या अवचेतन मन में दबी होती है। तो वो बातें बार बार व्यक्ति के दिमाग में आने का प्रयास करती रहती है। तो ऐसी बातों को, ऐसे तलाक या बेइज्जती वाले पलों को अपन चेतन मन से निकाल फेंकते हैं, उसको धक्का मार के। कैसे? बिल्कुल उसको आने नहीं देते हैं अपन। जब भी वो बात उठती है दिमाग में, उसको अपन उपेक्षित कर देते हैं। तो यही बात क्या कहलाती है? दमन। क्या कहलाती है? दमन करना, दबाना। यानी बुरी यादें, बुरी बातों को चेतन मन में नहीं आने देना ही दमन का रूप माना जाएगा। या अचेतन मन में जो बातें दबी हुई है उनको नेवर, कभी भी
इन योर माइंड, भाई अंदर नहीं आने देना, वो क्या कहलाएगा? अपना दमन करना या दबाना। तो दमन का अर्थ यही हो गया भाई। अब एक लाइन में अपन बता रहे हैं, बुरी 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 यादें, बुरे अनुभव को बुलाना, बुलाना ही क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? दमन, दमन माना जाएगा। तो दोस्तों ये दमन का रूप माना जाता है। और इसके बाद में अपन लेंगे नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ पे अपने आएगा, नंबर फोर्थ पे अपने दमन हो गया। इसके बाद में अपन लेंगे नंबर फिफ्थ। इस पे क्या आएगा? शमन, शमन। अब देखिए आपने दमन और शमन, दमन और शमन। दमन मैंने बताया दिया आपको, बुरी बातों को दबाना। अब शमन में क्या होगा दोस्तों? मेरे को पता है ये मनोविज्ञान के सबसे दुर्लभ टॉपिक है, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा और आपने एग्जाम भी पास कर ली होगी कई लोगों ने, लेकिन इनके जो लास्ट पॉइंट पे आप लोग पहुंचने में थोड़ी समस्या आई होगी, या आप में से कुछ लोग हैं जो अच्छे से जानते होंगे जैसा मैं बता रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको शमन की चीज बताऊंगा जो आपने शायद अभी चित्र के माध्यम से नहीं देखी होगी। तो अब देखिए दोस्तों, शमन में क्या होता है? मान लीजिए ये एक पंगत है। क्या है? पंगत। और जहां पंगतें होती है वहां आपको पता ही है खूब भीड़ बैठी हुई होती है। ये देखिए आप, लोग गुलाब जामुन खा रहे हैं उठा उठा के, और सामने भीड़ का मेला लगा हुआ है। ये भी गुलाब जामुन खा रहे हैं। फिर देखिए आप, ये दोस्तों पूड़ी खा रहा है। और ये एक लड़की है। कौन है ये? एक लड़की। और ये भी खाने के लिए बैठा भी है। इसके जस्ट पास में फिर एक भैया बैठा हुआ है। और ये भी क्या खा रहा है? वही झीमड़ है, तो झीमड़ में सारी चीजें हैं साहब। ये इनकी पातल है, ये भी पातल है, रायता सब्जी पूड़ी सारी चीजें। ये देखिए आपको एक पंगत का रूप है दोस्तों ये। अब ये कौन है भाई? ये है पुरस्कार। ये कौन है? पुरस्कार। अब देखिए इस लड़की से इसका क्या हुआ? विवाह। और बाद में क्या हो गया? तलाक। तो बेहतरा क्या है गया भाई? रिश्ता टूट चुका है। अब मान लो कि वही दूल्हा वही दुल्हन किसी शादी में मिल रहे हैं। अब क्या होगा कि ये लड़का इसको जिमाएगा क्या? बताओ भाई। ये देखते ही लड़की भी इससे नहीं जिमेगी और ये भी इसको न जिमाएगा। तो जानबूझकर, कैसे? जानबूझकर, जानबूझकर
यानी मैंने आपको बताया था ना पहले, ये क्या है, चेतन, और ये क्या है, सॉरी, ये अचेतन, और ये क्या है, चेतन, और इसके बीच का कॉम्बो आपको पता ही है, ये अर्ध चेतन है। तो ये जो लड़का है, ये पहले कहा था, अचेतन में, पहले ये यहाँ दबा हुआ था इस लड़की के दिमाग में। लेकिन जैसे ही इस लड़की ने इस लड़के को, पहले ये कहा दबा हुई थी लड़की भी अचेतन में, और लड़का भी कहा दबा हुआ था, अचेतन में। लेकिन जैसे ही इनकी पिक्चर इस शादी वाले सीन में सामने आ गई, तो ये कहाँ गए दोनों, चेतना में। कहाँ गए भाई, दोनों चेतना में। तो अब ये क्या है कि न तो लड़का इसको नजरअंदाज कर सकता है जो दिख रही है, न लड़की इसको नजरअंदाज कर सकती है। तो फिर वो क्या करेंगे, इनकी उपेक्षा करेंगे। तो जानबूझकर किसी को चेतना से बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, शमन करना। क्या कहलाता है, शमन करना। तो मैं आपको वापस रिपीट करके बता दूं कि ये जो लड़की है, इस लड़के से इसका रिश्ता हुआ था और बाद में वो रिश्ता ब्रेक हो गया था। उसके बाद में ये दोनों एक शादी समारोह में मिले। लेकिन शमन करने का मतलब यही होता है दोस्तों कि जानबूझकर चेतना से किसी को बाहर निकालना। और दमन का मतलब क्या था, दबाना। किसको, बुरी यादों को, बुरी बातों को। तो ये इन दोनों में अंतर था। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और नंबर 6, दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न, देखो दिवा स्वप्न का मतलब ही आपको जैसे इसके शब्द से स्पष्ट हो रहा है, दिन में सपने देखना। किसमें, दिन में सपने देखना ही क्या कहलाता है, दिवा स्वप्न। मान लीजिए आप, ये एक खाट है, और इस खाट पर ये भाई साहब लेटे हुए हैं, और अब इनकी क्या लग गई, आंख। ये आ रही है इनको नींद, और ये क्या ले रहे, खर्राटे। क्या ले रहे, खर्राटे। इसी बीच में इनके दिमाग में क्या आ गया, सपना। और वो भी कब, दिन में। अब ये क्या देख रहे हैं, सपना। और उस सपने में क्या देख रहे हैं ये, अभी इस चित्र से पता लग ही जाएगा आपको कि ये सपने में क्या देख रहे हैं। ये लो, क्या बन गए भाई, ये दूल्हा, और ये इनका सपना चल रहा है अभी। तो दिवा सपना, ये खर्राटे ले रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, और सोते हुए क्या सपना देख रहे हैं कि ये दूल्हे के रूप में घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से दिवा स्वप्न का मतलब ही यही होता है कि जो व्यक्ति दिन के अंदर भी सपने देख रहा हो, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, दिवा स्वप्न। अब देखिए आप, नंबर 7, नंबर 7 पे जैसे ही चलोगे आप, इसके अंतर्गत अपन पृथक्करण, पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब क्या होता है भाई, खुद को बिल्कुल मिटा देना, या खुद को बिल्कुल अलग कर देना। पृथक्करण
पृथक्करण में जैसे एक मैं आपको शेर शायरी के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि कली के बाद फूल बना है, कली के बाद फूल बना है, इंसान के बाद जादू बना है। जीव को कोई बिखेर दे, जीव को कोई बिखेर दे तो उस गम के बाद साधु बना है। देखो इसका मतलब अपना इतना ही है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगा भाई पृथक्करण कैसे हुआ है। पृथक्करण का मतलब यही है कि खुद को समाज से बिल्कुल अलग कर देना, या किसी भी चीज में, किसी भी ढांचे में खुद को बिल्कुल अलग स्थापित कर देना उस कार्य से, उसको अपन क्या बोलते हैं, पृथक्करण। यानी जब व्यक्ति समायोजन को पूर्ण करने के लिए खुद को अलग कर दे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैंने इसके आगे के टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।